Good evening class and all my dear students. पिछली क्लास में आपने ड्यूटी के बारे में पढ़ा और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ड्यूटी जिन पे डिपेंड करता है या जो अफेक्ट करते हैं ड्यूटी को। फर्स्ट है टाइप ऑफ क्रॉप। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स होती हैं और अलग अलग उनकी पानी की क्वांटिटी नीड होती है, ज़रूरत होती है पानी की, एंड हैंस द ड्यूटीज़ फॉर देम आर डिफरेंट। और इसीलिए उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ए क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, ए क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, एक ऐसी फसल जो ज़्यादा पानी की मांग करती है। will have less flourishing acreages for the same supply of water. Will have less flourishing acreages for the same supply of water as compared to that requiring less water. जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत आवश्यकता वाली फसल होगी, जितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगती है उसमें पानी का जो फैलाव होगा, स्प्रेडिंग होगा, वो कम होगा। इसलिए पानी जो है ज़्यादा से कम एरिया को जो है इरीगेट कर पाएगा। इसीलिए और जितने कम एरिया को इरीगेट करेगा उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। वहीं जो ऐसी फसल अगर उतनी ही सेम क्वांटिटी के लिए उतना ही पानी कम पानी वाली फसल को अप्लाई किया जाए तो वो पानी उस ज़्यादा पानी वाली फसल के कंपैरिजन में कम पानी एक्सेप्ट करेगी और स्प्रेडिंग पानी का बढ़ जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए जो है कम पानी वाली फसल की ड्यूटी बढ़ जाएगी और अधिक पानी वाली फसल की ड्यूटी कम हो जाएगी। हेंस ड्यूटी विल बी लेस फॉर अ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर and vice versa. Now second points, आपका climate and season. As stated earlier, duty includes 26 पेज नंबर। तो क्लाइमेट नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है क्लाइमेट एंड सीजन। As stated earlier, duty includes the water lost in evaporation and percolation। जैसा आपको पता है कि ड्यूटी ये जो होती है इसमें जो लॉसेस ऑफ वाटर लॉसेस होते हैं, चाहे वो इवेपोरेशन हो, पर्कुलेशन एक्सेट्रा हो, वो सब इंक्लूड होते हैं। दीज लॉसेस विल वेरी विद द सीज़न। और ये जो लॉसेस हैं आपको पता है कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वेरी करते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। हैंस ड्यूटी वेरीज फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। इसलिए जो आपकी ड्यूटी है वो सीज़न टू सीज़न वेरी करते रहते हैं एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम सीज़न। और सेम सीज़न में भी टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। द फिगर्स फॉर ड्यूटीज़ व्हिच वी जनरली एक्सप्रेस आर देयर एवरेज वैल्यूज़ कंसीडर्ड ओवर द एंटायर क्रॉप पीरियड। तो जो ड्यूटीज़ है वो जनरली जो आपको एक्सप्रेस करके बताया जाता है वो एक एवरेज वैल्यू लेकर ड्यूटीज़ की बताई जाती है उस एंटायर क्रॉप पीरियड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज़फुल रेनफॉल। देखिए अगर जाहिर सी बात है जहाँ पानी आप पहले से ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल होगा, रेनफॉल होगी, तो वहाँ पे जो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। तो इफ़ सम ऑफ द रेन फॉलिंग डायरेक्टली ओवर द इरीगेटेड लैंड, अगर जिस भूमि पर आपको सिंचाई करनी है, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, वहाँ पे अगर पहले से ही बारिश हुई है और डायरेक्टली ओवर द इरीगेटेड लैंड और डायरेक्टली वो जो है उस भूमि पर पड़ रही है, इज़ यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और वो क्रॉप के लिए भी यूज़फुल होगा। दैन सो मच लेस इरीगेशन वाटर, इसी प्रकार और इससे कम पानी की भी इरीगेशन वाटर की ज़रूरत होगी, विल बी रिक्वायर्ड टू मैच्योर द क्रॉप, फसलों को मैच्योर होने में, उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में। Then so much less irrigation water will be required to mature the crop. More the useful rainfall, less will be requirement of irrigation water. तो अगर यूज़फुल रेनफॉल हो रही है तो वो जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप की जो है कम हो जाएगी और
कम पानी से ही जो है आपके खेतों की सिंचाई अच्छी तरह से हो जाएगी। लेस विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एंड हैंस मोर विल बी द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। और उसी कम पानी की जो है ड्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी उतने ही कम पानी से आपके खेतों की जो है सिंचाई अच्छे से हो जाएगी। टाइप ऑफ सॉइल में आपको बता दें, जो परमेबल सॉइल होती हैं जैसे सैंडी सॉइल, तो इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल अंडर द इरिगेटेड क्रॉप इज़ हाई। अगर परमेबिलिटी हमने आपको बताया था, परमेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय व्हिच द वाटर कैन फ्लो फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सॉइल, फ्रॉम द पोर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, एक्चुअल में परमेबिलिटी है क्या कि सॉइल का ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स में बीच में जो गैप रहता है, जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उनमें से पानी के जो बहने की जो गुण होता है, दैट इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। देन द वाटर लॉस ड्यू टू पर्कुलेशन विल बी मोर एंड हैंस। तो इसमें क्या है कि पर्कुलेशन, अगर परमेबल सॉइल होगी तो वाटर लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ड्यू टू पर्कुलेशन विल बी मोर एंड हैंस द ड्यूटी विल बी लेस। और जब लॉसेस ज़्यादा होंगे तो पानी कम से कम सींचेगा वो जो है, और कम से कम एरिया कवर करेगा सिंचाई में। इसलिए देयरफॉर फॉर सैंडी सॉइल्स वेयर द परमेबिलिटी इज़ मोर, जहाँ पे परमेबिलिटी मोर होती है सैंडी सॉइल के लिए, द ड्यूटी ऑफ वाटर इज़ लेस, तो वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी, लेस। वहीं अगर इसके अपोजिट कंडीशन होती है, इम्परमेबल सॉइल है, तो वहाँ पे ड्यूटी है हमारी वाटर की बढ़ सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड। एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड में किस तरह से आप कल्टीवेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। इफ़ द कल्टीवेशन मेथड इंक्लूडिंग टिलेज एंड इरिगेशन को इंक्लूड करते हुए इज़ फॉल्टी, अगर त्रुटिपूर्ण है, एंड लेस एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट नहीं, कम है, रिजल्टिंग इन द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का वेस्टेज हो रहा है, द ड्यूटी ऑफ वाटर विल नेचुरली बी लेस। तो जो पानी की अगर आप सही प्रकार से जो सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फसलों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सही से खेतों को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो जो है पानी जो है पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। खेती आप सही से नहीं कर रहे हैं, तरीके आपके बेटर नहीं हैं। इफ़ द इरिगेशन वाटर यूज्ड इकोनॉमिकली, वहीं अगर हम इरिगेशन वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे बेटर कंडीशन से, देन द ड्यूटी ऑफ वाटर विल इम्प्रूव, तो वहीं पे ड्यूटी भी वाटर की क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। एज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वुड बी एबल टू इरिगेट मोर एरिया। सेम क्वांटिटी के लिए जो वाटर होगा वो एलिजिबल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने को। कल्टीवेटर शुड देयरफॉर बी ट्रेंड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली टू यूज़ इरिगेशन वाटर इकोनॉमिकली। तो वहीं क्या कहने का मतलब है, जो कल्टीवेटर्स होंगे वो ट्रेंड होने चाहिए, जो है वेल ट्रेंड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए प्रॉपरली, है ना, इरिगेशन वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो ड्यूटी के बारे में आपको जानने ज़रूरत है, जिन पर ड्यूटी एफेक्ट करता है। कुछ ऐसी फसलें हैं, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी आपको बता दें, एक आपका टॉपिक और आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। इट हेल्प्स अस इन डिज़ाइनिंग एन एफिशिएंट कैनल इरिगेशन। ये हमारी हेल्प करता है डिज़ाइन में एन एफिशिएंट कैनल इरिगेशन सिस्टम में एक एफिशिएंट कैनल इरिगेशन सिस्टम अप्लाई करने में ये हेल्प करता है हमारी। नोइंग द टोटल अवेलेबल वाटर एट द हेड ऑफ मेन कैनल, जो मुख्य नहर होती है, मेन कैनल होती है, उसके हेड पर जो है अवेलेबल वाटर की क्वांटिटी में, उसके यूजेस में हेल्प करता है ये। एंड द ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स, और जो पूरी ड्यूटी होती है और सभी क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर, वर्ष भर के अलग अलग सीज़न में जो है यूज़ करने के लिए। द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड कैन बी वर्कड आउट, ऐसे एरिया जहाँ से हमें इरिगेशन करना है बाहर की तरफ, वहाँ पे भी मदद होती है इनवर्सली। इफ़ यू नो द क्रॉप्स एरिया रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड एंड देयर ड्यूटीज़, वी कैन वर्क आउट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग द चैनल।
तो अगर हम वी नो द क्रॉप्स एरिया रिक्वायर्ड, हमें पता है कि एरिया कितना है और टू बी इरीगेटेड सिंचाई के लिए, एंड देयर ड्यूटीज़ और उनकी ड्यूटीज़, वी कैन वर्क आउट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। तो हम उसी के हिसाब से डिस्चार्ज जो है पता चल जाएगा हमें कितना डिस्चार्ज हमें अपने फॉर डिज़ाइनिंग चैनल, अपने चैनल से कितना डिस्चार्ज हमें करना चाहिए। को जैसे आपने डेल्टा पढ़ा था कुछ फसलों के लिए, उसी तरह से आप इसमें देखेंगे कुछ सर्टेन क्रॉप्स हैं उनके लिए ड्यूटीज़ क्या होती हैं। पहले ये आपको ड्यूटीज़ की यूनिट बता चुके हैं, हेक्टेयर पर क्यूबिक जनरली ली जाती है। और मेनली जनरली ड्यूटी से मतलब आपको फ्लो ड्यूटी समझना है। द एवरेज वैल्यूज ऑफ ड्यूटीज़ फॉर सर्टेन इम्पॉर्टेंट इंडियन क्रॉप्स आर टैबुलेटेड इन टेबल 2.2। ठीक है, तो जो ड्यूटी है उसकी एवरेज वैल्यू कुछ फसलों के लिए आपके यहाँ देख रहे हैं टेबल में लिस्ट आउट किए गए हैं, जो है टैबुलेटेड किए गए हैं। आइए देखते हैं, ये एवरेज वैल्यूज़ हैं ड्यूटी की सर्टेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। लाइक देखिए, फर्स्ट शुगर केन, गन्ना, शुगर केन की ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, होती है जनरली 730 हेक्टेयर पर क्यूबिक। शुगर केन की जो ड्यूटी होती है दैट इज़ 730 हेक्टेयर पर क्यूबिक। मतलब इसका जो एक क्यूबिक वाटर होता है वो 730 पर क्यूबिक ऑफ वाटर के लिए 730 इसकी जो है हेक्टेयर एरिया इरीगेट होना चाहिए। प्राइस है 775। जो अदर खरीफ क्रॉप्स हैं, जो है खरीफ की फसलें जनरली मार्च से सितंबर तक का ड्यूरेशन होता है, सॉरी अप्रैल से सितंबर तक का ड्यूरेशन होता है। और जो रबी की फसलें होती हैं उसमें मार्च से अक्टूबर तक का ड्यूरेशन होता है। 183 दिन 182 दिन ऐसे ही होते हैं दोनों। रबी क्रॉप्स हैं 1800 है उसके लिए। पेरेनियल्स हैं, पेरेनियल्स के लिए जो है 1100। हॉट फॉडर और हॉट फॉडर 2000। ठीक है, तो ड्यूटीज़ के बारे में बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको इसके बारे में जानने की, क्योंकि फिर आपके सिलेबस से ज़्यादा बाहर हो जाएगा। और इसके बाद आइए देखते हैं आपके लिए और क्या इसमें है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स अभी छूट रहे हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है, तो वो भी बता देते हैं एक बार फिर से। कुछ सर्टेन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो छूट रही थी। देखिए, कुछ और टर्म्स हैं। फर्स्ट एक और हेड जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में जो आता है, जिसे कहते हैं GCA शॉर्ट में, ग्रॉस कमांडेड एरिया। हिंदी में कहते हैं सकल वंशागत क्षेत्र या नहरी क्षेत्र। तो एक सिंचाई नहर एक्चुअली में GCA होता क्या, ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है। देखिए, ग्रॉस का मतलब टोटल, संपूर्ण, कमांडेड मतलब जो नियंत्रण में हो, एरिया मतलब क्षेत्र। तो वही से सकल वंशागत क्षेत्र या नहरी क्षेत्र भी यहाँ पे, क्योंकि सिंचाई की बात हो रही है इसलिए नहरी क्षेत्र यहाँ पे कहा गया है। एक सिंचाई नहर के, देखिए होता क्या है, ये एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का सकल वंशागत क्षेत्र कहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे ग्रॉस कमांडेड एरिया को समझ सकते हैं कि ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है कि किसी भी नहर के यानी कैनल के जो कंट्रोल है, जो इतना एरिया उसके कंट्रोल में आता है वो एरिया उस नहर का जो है ग्रॉस कमांडेड एरिया कहलाता है। सकल वंशागत क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया के अतिरिक्त खेती के अयोग्य क्षेत्र, मतलब अनकल्टिवेटेड एरियाज़ भी कुछ जो है अवेलेबल होते हैं, जैसे मकान, सड़क, जोहड़, तालाब, जंगल, नाले, ऊसर भूमि, टीले इत्यादि इसमें काउंट होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा नहरें होती हैं, तो उस जिस गांव के किनारे नहरें होती हैं उस गांव की सिंचाई उसी नहर
से होती है। अब उस गांव में जो है खेत ही खेत तो है नहीं सिर्फ, बगल में सड़कें भी होंगी, जो है लोगों के मकान भी होंगे, घर भी होंगे, और भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो लेकिन इरिगेशन हमें केवल खेतों में करना है, तो केवल खेतों को ही न जोड़ के जितने भी इस वो एरिया आता है जो उसके कंट्रोल में उस नहर के, दैट इज़ कॉल्ड GCA, ग्रॉस कमांडेड एरिया। सामान्यतः देखिए आगे लिखा है, सामान्यतः भूमिपन विभाजक वाटरशेड व ड्रेनेज घाटियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, सामान्यतः भूमिपन विभाजक वाटरशेड व ड्रेनेज घाटियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बटी रहती है। वहीं सिंचाई नहर पन विभाजक रेखा पर बनाई जाती है ताकि इसके दोनों ओर पानी गुरुत्व प्रवाह से खेतों तक पहुंचता रहे। अतः एक सिंचाई नहर के नियंत्रण पन विभाजक रेखा से ड्रेन तक जितना क्षेत्रफल आता है और उस नहर का सकल वंशागत क्षेत्र होता है। हमने आपको वाटरशेड लाइन के बारे में पहले ही सर्वे में भी बताया था शायद, तो जो है हमने आपको बताया था वाटरशेड लाइन जो है होती हैं एक टॉप, या इसे आप रिज लाइन भी की तरह समझ सकते हैं, एक शिखर रेखा पर होती हैं, शिखर पर बनी रेखाएं होती हैं। जाहिर सी बात है, शिखर पर अगर कोई रेखा होगी तो वहाँ पर जो बारिश का पानी होगा उस शिखर रेखा के दोनों तरफ गिर जाएगा। एक तरफ का पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा और दूसरी तरफ का पानी उस तरफ नहीं जा पाएगा, अपने अपोजिट नहीं जा पाएगा। तो जो है इस तरह से जो ये नहरें होती हैं ये इन्हीं वाटरशेड लाइन पर बनाई जाती हैं। और आपको पता है कि उनसे फिर जो है पानी का फ्लो जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्व प्रवाह के ज़रिए होता है, और ये फिर हमारे खेतों तक पहुंचता है। ड्रेन मतलब जो नालियाँ वहाँ से निकाली जाती हैं। तो आप देखिए एक फार्मूला आपका यहाँ पे बन गया है GCA का। GCA इज इक्वल टू कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया। कल्चरेबल एरिया मतलब कृषि योग्य क्षेत्र, और अनकल्चरेबल एरिया मतलब जो कृषि के अयोग्य क्षेत्र है। तो इससे पूरे कंट्रोल में जो एरिया आता है उसमें आपका कल्चरेबल एरिया भी काउंट हो सकता है और अनकल्चरेबल एरिया भी काउंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये फिगर डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे पता चल सकता है। ये देखिए रिवर है और बीच में रोड है। यहाँ पे देखिए कैनल हेडवर्क है, ड्रेन्स निकाली गई हैं, तालाब हैं, गांव हैं, ब्रांच कैनल्स हैं, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटर रजवाहे, नहर, सड़कें, ठीक है, इस तरह से निकाला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि वंशागत क्षेत्र। नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है, देखिए CCA क्या होता है, इसे कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं। कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं CCA, नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है। तो देखिए अभी आपने देखा था GCA में ग्रॉस कमांडेड एरिया में कि नहर तो जो है खेतों को तो सींचती थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र इसमें इंक्लूड होते थे, जैसे वहाँ आसपास की सड़कें, आसपास के मकान और भी सारी चीज़ें, तो टोटल एरिया वो ग्रॉस होता था। लेकिन यहाँ पे कल्चरेबल कमांडेड एरिया में हमें केवल जितने क्षेत्र पर सिंचाई होती है उसी को CCA यानी कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि वंशागत क्षेत्र कहते हैं। उसी को हमें यहाँ पे समझना है। तो जैसे कि जैसे किसी नहर के क्षेत्र में कोई गांव आता है, कंट्रोल में आता है, और उस गांव में जितने भी खेत हैं, जहाँ पर खेतों नहरों का पानी पहुंच रहा है बाई ड्रेन, तो वह एरिया जो है आपका जो है कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि वंशागत क्षेत्र कहलाएगा। कृषि वंशागत क्षेत्र कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए कृषि वंशागत क्षेत्र क्या होता है, कैसे निकलेगा आपको। CCA जो होगा, अगर आप टोटल ग्रॉस कमांडेड एरिया में से अनकल्चरेबल एरिया माइनस कर दें तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली आपको जो है ये CCA कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि वंशागत क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की तीव्रता। सिंचाई की तीव्रता क्या होती है?
डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे जो हेडिंग्स हैं जो किसी एक बुक में कुछ कम बेटर बताई गई हैं, तो उसको दूसरी बुक से आपको निकाल के दिखाना पड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ किताबों का कॉम्बिनेशन करके आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है, क्योंकि एज पर सिलेबस कोई किसी भी बुक में ये सारे टॉपिक्स आपके मिल नहीं पाते हैं, तो उनको डिफरेंट बुक से निकाल के आपको हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है कृषि वंशागत क्षेत्र का वह प्रतिशत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो CCA का क्षेत्र का वह % होता है। एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता क्या, सिंचाई तीव्रता होता क्या है कि CCA का वह % होता है वो जो वार्षिक आधार पर सिंचित करना है, जो वार्षिक आधार पर कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, सिंचाई तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, सिंचाई तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है, कि CCA का वह % होता है जो वार्षिक आधार पर आपको वहाँ पे कलेक्ट रखना है, संचित रखना है, सिंचाई तीव्रता कहलाती है। आइए आगे देखते हैं इसमें। सिंचाई जल की मात्रा सीमित होती है, सिंचाई जल की मात्रा आपकी सीमित होती है। जो इरिगेशन वाटर होता है उसका अमाउंट लिमिटेड होता है और वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए, जल गस्तता को रोकने के लिए पूर्ण कृषि वंशागत क्षेत्र कभी भी सिंचित नहीं किया जाता। इसीलिए GCA कभी भी सिंचित नहीं किया जाता है, ग्रोथ कमांडेड एरिया कभी नहीं इरिगेटेड किया जाता है, क्षेत्र कभी भी सिंचित नहीं किया जाता है। सिंचाई तीव्रता सामान्यतः 40 to 60% रखी जाती है। तो जो है सिंचाई तीव्रता जो आपकी रखी जाती है वो 40 से 60% रखी जाती है, और ये कभी भी 100% नहीं ली जाती है, जो है ताकि वाटर लॉगिंग ना क्रिएट हो सके। तो सिंचाई तीव्रता मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा, जो है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एक्चुअली में होता क्या है, CCA यानी कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वह % होता है जो वार्षिक आधार पे हम कलेक्ट करके रखते हैं। CCA नॉट GCA नहीं, पूरा कभी GCA का नहीं लिया जाता है, CCA के हिसाब से ही लिया जाता है। 40% में जनरली 40 to 60% रखा जाता है। देखिए अच्छा, इरिगेटेड एरिया क्या होता है, सिंचित क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है इरिगेटेड एरिया सिंचित क्षेत्रफल। तो सिंचित क्षेत्रफल तो आप देख सकते हैं कि जितना एरिया भाई हमने इरिगेट किया है दैट इज इरिगेटेड एरिया। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे आप फार्मूले के फॉर्म में आप जो है जो है इस एरिया को कैसे काउंट करेंगे। इरिगेटेड एरिया इज इक्वल टू CCA इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। जो आपका इरिगेटेड एरिया होगा, वो जो इरिगेटेड एरिया होगा आपका, वो CCA कल्चरेबल कमांडेड एरिया को अगर हम डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इरिगेटेड एरिया भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूले के फॉर्म में आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको जो है इरिगेटेड एरिया चाहिए तो CCA आपको पता होना चाहिए और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पता होनी चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका इरिगेटेड एरिया होगा। वहीं पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है आउटलेट, जिसे आप हिंदी में मोगा कहते हैं। आउटलेट क्या होता है कि आपको पता है कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आप जो देखिए जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस तरह यहाँ भी एक सिस्टम बना हुआ है कि देखिए जो हमारी पहली बात तो जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों से जो है पानी हमें लेने के लिए, खेतों तक पहुंचाने के लिए हमें वहाँ से नहरें निकालनी पड़ती हैं। उनके किसी एंड से, किसी किनारे से, किसी बैंक से, किसी हेड से, मुख से उनके वहाँ पे हमें कोई कैनल कनेक्ट करनी पड़ती है, जिसे हम मेन कैनल कह सकते हैं या मुख्य नहर कह सकते हैं। फिर उस नहर या बड़ी नहर जिसे आप कह सकते हैं, मुख्य नहर कह सकते हैं या
मुख्य नहर ही कह लीजिए, मेन कैनल। तो वहाँ से जो है आप, फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से ब्रांच कैनल निकालते हैं, शाखा नहरें निकालते हैं, फिर छोटी नहरें निकालते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटरी वितरक नहरें निकालते हैं। इस तरह से मतलब जो है थोड़ा सा पूरा एक नेटवर्क बिछ जाता है, जैसे एक पाइप का नेटवर्क आप समझ सकते हैं, उसी तरह से ये जो है नेटवर्क बिछ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप के गांव के पास जो नहर आई, फिर वहाँ से आपको पानी खेतों में लेना है, तो वहाँ से पानी लेने के लिए नहरों के किनारों पे, उनके बैंक में, खेतों को पानी देने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक में, बैंक मतलब किनारों पे, जो वहाँ पे निकास छिद्र बनाए जाते हैं, आउटलेट होल बनाए जाते हैं, वहाँ पे छिद्र बनाए जाते हैं इनके किनारों पे, जिन्हें आउटलेट मोगा कहते हैं। और यहाँ पे फिर साइफन पाइप लगा कर, साइफन लगा के, पाइप लगा के जो है इनको जो है हम क्या करते हैं, वाटर कोर्स, गूल जिन्हें हम कहते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं, और फिर छोटी छोटी नालियों से होते हुए ये हम अपने खेतों तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से ये आपका आउटलेट होता है, जो नहरों के जो बैंक में किनारों में जो निकास छिद्र बनाए जाते हैं, जो है एग्ज़िट होल जो बनाए जाते हैं, वो आपके जो है उन्हें आउटलेट कहते हैं यहाँ पे। वहीं देखिए नेक्स्ट आपका आ गया वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स क्या होता है, मोगे से खेत तक पानी ले जाने वाली जो नाली होती है, ड्रेन जो होती है, वो वाटर कोर्स कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चक या मोगा। चक या मोगा क्या होता है, एक मोगे के सिंचाई घेरे में, एक जो आउटलेट है आपका, उसके सिंचाई घेरे में जितना कृषि भूमि का जितना क्षेत्रफल आता है, कल्चरेबल एरिया का जितना क्षेत्र कवर करता है एक आउटलेट, वह एरिया उस मोगे का चक कहलाता है, या उसे आउटलेट एरिया कहते हैं। मोगे का डिस्चार्ज, आउटलेट पर जो डिस्चार्ज होता है, चक के सिंचित योग्य क्षेत्रफल तथा सिंचाई तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उस एरिया के सिंचित योग्य क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया इरिगेट होना है वहाँ पे, और सिंचाई तीव्रता वहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आप यहाँ देख रहे हैं, इरिगेटेड एरिया अगर आपको गिवन है, CCA से डिवाइड कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर जो है, आउटलेट एरिया तो आपको पता चल गया, आउटलेट भी पता चल गया, और आउटलेट फैक्टर की बात करें, मोगे का गुणांक जिसे आप कहते हैं, तो जो आउटलेट होता है वहाँ पर उसके हेड पर, सिरे पर या आउटलेट पर पानी की जो ड्यूटी होती है, ये आउटलेट फैक्टर जो होता है मोगे पर, आउटलेट पर जो पानी की ड्यूटी होती है, उसे ही मोगे का गुणांक या आउटलेट फैक्टर कहते हैं। ड्यूटी तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया है पहले भी। दिस इज द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूबिक वाटर, तो फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए ड्यूटी क्या होता है। इकाई पानी की रिटेंशन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। 1 क्यूबिक पानी फसल के पूरे काल बेस पीरियड में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है, वह पानी की ड्यूटी कहलाता है। ड्यूटी को डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लो 1 क्यूबिक पानी एक फसल के पूरे काल बेस पीरियड में 4 हेक्टेयर भूमि अगर सिंचित करता है पूरे बेस पीरियड में, तो पानी की ड्यूटी 400 हेक्टेयर पर क्यूबिक हो जाएगी। वहीं डेल्टा पे आ जाइए। डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा क्या होता है, किसी फसल को निश्चित आधार पर दिए गए सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसे सेंटीमीटर पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा या पानी की कुल गहराई ज्ञात करते समय रिसन तथा वाष्पीकरण द्वारा नष्ट पानी पर विचार नहीं किया जाता। वही बात जो हम आपको बता रहे थे, ड्यूटी और डेल्टा में ये जो लॉसेज होते हैं इनको ज़ीरो मानकर जो है, इनको ज़ीरो मानकर जो है काउंट किया जाता है।
ये देखिए एग्जांपल के लिए तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे अगर किसी फसल के बेस पीरियड में 15 सेंटीमीटर गहराई में 4 बार पानी दिया गया तो पानी की कुल गहराई डेल्टा इज इक्वल टू 15 × 4 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात करें तो 0.60 मीटर में। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि डेल्टा जो होता है उसे हेक्टेयर मीटर में भी आंका जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर मीटर मीन्स क्यूबिक मीटर हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि हेक्टेयर ऑलरेडी मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूबिक हो जाएगा। तो 10,000 क्यूबिक मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हेक्टेयर का मतलब यहाँ पे एरिया से है और मीटर वो जो उसकी थिकनेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स आपको सब क्लियर हुई हो जाएंगे। बेस पीरियड, एक गेहूँ की फसल है, उसका बेस पीरियड जो है 140 दिन है। फसल को 35 दिन के अंतराल पर लगभग 8 सेंटीमीटर गहराई में पानी उपलब्ध कराया गया है। गेहूँ की फसल लिए डेल्टा हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा ज्ञात करने के लिए पहले आपने कितने टाइम्स पानी दिया वो आपको पता करना पड़ेगा। तो बेस पीरियड को हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो 140 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 4। तो 4 नंबर ऑफ वाटरिंग 4 हो जाएगा आपके पास। और हर बार जो है पानी की जो डेप्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से डेल्टा जो हो जाएगा 4 × 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। dt और डेल्टा में जो रिलेशन था, dt और डेल्टा में जो रिलेशन था आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर किसी सज्जन को हो सकता है क्लियर ना हो पाया हो तो एक बार वो फिर से यहाँ पे समझ सकता है। देखिए ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में क्या रिलेशन होता है। डी आपको पता है कि ड्यूटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इक्वल टू हेक्टेयर पर क्यूबिक ड्यूटी है। बी आप बेस पीरियड, बी फॉर बेस पीरियड है डेज में, इन डेज उस क्रॉप के किसी क्रॉप के लिए। और डेल्टा खेत में पानी की कुल गहराई मीटर में। यहाँ डेल्टा आपकी जो है डेप्थ ऑफ वाटर है इन मीटर। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि यदि डी हेक्टेयर के खेत में डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए, डी हेक्टेयर के किसी खेत में अगर डेल्टा मीटर पानी गहरा पानी भरा जाए तो पानी का कुल जो वॉल्यूम होगा डी इंटू डेल्टा हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे इस बात से आप सहमत होंगे। तो डी इंटू डेल्टा हो जाएगा। और जो आपको पता है जो डी है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक में है। तो हेक्टेयर पर क्यूबिक को पहली बात आपको क्यूबिक मीटर में जब चेंज करेंगे तो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर होता है। तो डी की जगह है, तो डी हेक्टेयर है तो डी इंटू 10⁴ में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ऑलरेडी हेक्टेयर क्यूब, तो ये आपका क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर तो मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब खेत के इसी क्षेत्रफल के लिए 1 क्यूबिक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो खेत है आपका, जो फील्ड है, उतने ही क्षेत्रफल के लिए 1 क्यूबिक वाटर पूरे बेस पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 1 क्यूबिक वाटर 1 और बी डेज़ के लिए तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका क्यूबिक मीटर यहाँ चेंज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम से इक्वल कर देंगे आप। तो यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। थोड़ा सा बुक में स्प्रिंट है डियर, लेकिन आपको ध्यान देना है। आप गलतियों को देखते हुए उनको छोड़कर अपना सही करेक्शन, अपने सही जो है गाइडलाइन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8.64 बी अपॉन डेल्टा हेक्टेयर पर क्यूब में। तो इस तरह से ये रिलेशन था ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में। कुछ फैक्टर्स है जो ड्यूटी का फिट करते हैं, ये सब मैंने आपको सब पहले ही बता दिया था।
तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं कुछ। हाँ, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें थोड़ा सा ये आप जान लीजिए। खरीफ की फसलें देखिए उत्तर भारत में इनको सीजनल क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बुआई श्रावण मास के आसपास की जाती है। वही आपको जो बताया था खरीफ की फसल के लिए इसके लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय लगभग 183 दिन लिया जाता है। खरीफ की फसल के लिए रबी की फसल से 3 गुना अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए रबी की फसल से 2 से 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि खरीफ की फसल जो गर्मी, आप जान रहे थे गर्मी अप्रैल से सितंबर तक का जो ड्यूरेशन है उस दौरान गर्मी बहुत होती है, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स बढ़ जाएगा। तो इस दौरान पानी की अधिक आवश्यकता होती है रबी की फसल की तुलना में, क्योंकि रबी की फसल ठंडी के समय में होती है, इसलिए कम पानी से ही वहाँ पे फसलों की सिंचाई पर्याप्त हो जाती है। इन फसलों का समय अक्टूबर से मार्च तक 180 जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए 183 दिन निर्धारित हैं। खरीफ की फसल के लिए रबी की फसल से 3 गुना अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की मुख्य फसलें देखिए आप यहाँ पे क्या क्या हैं। खरीफ की मुख्य फसलों में देखिए मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, ये सब फसलें जो है ये खरीफ की फसलों में आती हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हो गई। वहीं देखिए रबी की फसलों पर बात कर लें। रबी क्रॉप उत्तर भारत में इसको हाड़ी की फसल कहा जाता है, क्योंकि इसकी कटाई आषाढ़ मास तक पूर्ण हो जाती है। इन फसलों का समय अक्टूबर से मार्च तक, वही है मार्च से अक्टूबर या अक्टूबर से मार्च तक ले आता है। तो इसकी जो अवधि है निर्धारित वो 182 दिन है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, प्याज, तंबाकू, राई, अलसी, यहाँ पे देखिए लहसुन भी ऐड किया हुआ है, इत्यादि। ठीक है, तो कुछ फसलें और भी हैं जैसे लॉन्ग क्रॉप्स या हैवी क्रॉप्स जिन्हें आप कहते हैं। कुछ फसलें साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं, ये ज़्यादा अवधि तक समय लेती हैं तैयार होने में। जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ फसलें साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं, इन्हें लंबी फसलें लॉन्गर और हैवी क्रॉप्स कहते हैं। इन फसलों का परस्पर व्यापी काल होता है। इनका जो पीरियड होता है वो ओवरलैपिंग पीरियड होता है। इसमें देखिए आपको क्या क्या कौन कौन सी फसलें मिल सकती हैं। ए है पहला, इसमें कपास यानी कॉटन, रुई जिसे आप कहते हैं, कपास की खेती कॉटन। 8 मासी फसल 8 मंथ्स क्रॉप, इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 महीने का है। वहीं ज़्यादातर क्रॉप्स आपकी जैसे गेहूँ व धान ये सब 4 महीने में 5 महीने में ये सब तैयार हो जाती हैं, लेकिन कॉटन देखिए 8 महीने का समय ले रही है, 8 या जून से फरवरी तक का समय लेती है। वहीं देखिए गन्ना, शुगर केन, ये 12 मासी फसल है आपका, ये पेरिनियल क्रॉप है के अंतर्गत आता है। फरवरी मार्च से लेकर अगले वर्ष के मार्च तक का समय ले लेता है। सब्जियां प्रायः सभी ऋतुओं में उगाई जाती है। भारत के दूसरे भागों में मौसम के अनुसार 3 फसलें बोई जाती हैं। देखिए भारत के हमारे दूसरे भागों में मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर सीज़न के अकॉर्डिंग जो है 3 फसलें बोई जाती हैं। एक मानसून क्रॉप जिसे आप कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसलें जिसे कहते हैं मानसून क्रॉप्स, वर्षा ऋतु की फसलें जिसे आप कहते हैं। सेकेंड है आपका सर्दी की फसलें, विंटर क्रॉप जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद थर्ड है आपका गर्मी की फसलें यानी समर की फसलें। जिस तरह से ऋतुएं 3 ली जाती है हमारे यहाँ, गर्मी, जाड़ा और बरसात, उसी तरह से यहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग फसलें भी यहाँ 3 दिखाई हैं। सारणी 3.1 में उत्तर भारत की मुख्य फसलों के बोने व काटने का समय तथा प्रत्येक फसल के लिए पानी की आवश्यक गहराई खेत पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे किन किन फसलों कुछ फसलों के लिए समय निर्धारित और उनके बोने और काटने के समय तक प्रत्येक फसल के लिए पानी की गहराई आवश्यक खेत पर दिए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों में स्थानीय ऋतु, वर्षा, सिंचाई व्यवस्था आदि के समय थोड़ा फेरबदल हो सकता है, थोड़ा सा इसमें चेंज वेरिएशन आपको मिल सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए खरीफ की क्रॉप के लिए आपको बता दें, खरीफ की क्रॉप यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है मक्का, मेज़। इसको बोने का समय देखिए जून में होता है। जो मक्का है यानी जो मेज़ है, इसको बोने का समय जून में होता है।
और काटने का समय इसका सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। खेतों में पानी की औसत गहराई जो एवरेज डेप्थ है खेतों में वो जनरली 25 सेंटीमीटर ली जाती है। और सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है इसमें? पलेवा सिंचाई, जिसे आप दिख रहा होगा आपको, पलेवा किस समय? जब वर्षा अंतराल अधिक हो जाए, जो है पलेवा सिंचाई के समय। तो सिंचाई आवश्यकता इसमें जो है आपको मक्के में पलेवा सिंचाई, पलेवा के समय पलेवा सिंचाई देखिए जो सबसे फर्स्ट वाटर जो दिया जाता है, वो आपका पलेवा इरिगेशन, पलेवा सिंचाई के नाम से जाना जाता है। बीज बोने के समय जो है खेतों को तैयार किया जाता है और खेतों को तैयार करने के समय खेतों में जो जुताई वगैरह करा के जो है उनको उसमें वाटर एप्लीकेशन किया जाता है। तो वो जो सिंचाई होती है उसको पलेवा सिंचाई कहते हैं। जो सबसे पहली सिंचाई की जाती है खेतों में फसलों के बोने के लिए, वो आपकी पलेवा सिंचाई होती है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे धान, राइस, इसको देखिए बोने का समय जुलाई में है। देखिए मक्का जून में इसका जो समय निर्धारित किया गया है, यानी अभी अब मई चल रहा है तो आने वाले जून में, अगले महीने में इसका समय निर्धारित है। वहीं पे देखिए जो धान है, राइस, जुलाई आने वाली ही है। 2 महीने बाद जुलाई, 2 महीने ख़त्म होने पर मई और जून के बाद जुलाई आ जाएगी, तो उसका भी समय आ रहा है। इसका जो काटने का समय सितंबर से अक्टूबर का है। सितंबर से अक्टूबर यानी कि वही ठंडी शुरू होते होते इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। इसमें देखिए खेत में पानी की औसत गहराई डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 90 to 150 सेंटीमीटर, जब वर्षा अंतराल अधिक हो जाए। और इनमें देखिए पानी की सिंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वर्षा अंतराल अधिक हो जाए, लंबे समय से जो है बारिश ना हुई हो या सिंचाई ना हो पाई हो, तो उनको पानी की ज़रूरत समय समय पर पड़ती रहती है। देखिए बाजरा है, जुलाई अगस्त में है, अक्टूबर में काटने का समय है। डेप्थ ऑफ वाटर 30 सेंटीमीटर जाता है। कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है आपको बाजरे में। ज्वार जुलाई में 30 सेंटीमीटर इसमें भी है। चारे के लिए कई बार हरी ही काटी जाती है प्रत्येक कटाई के पश्चात। मूंगफली देखिए मई में है, इसको बोने का समय, काटने का समय नवंबर और दिसंबर में आ रहा है, यानी मई, इस समय मूंगफली बो दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो मूंगफली हम प्रयागराज में खरीदते हैं और खाते हैं, उसका समय बोने का आ चुका है। और उसको जो है हम मई में बो देते हैं और इसके कटने का समय होता है नवंबर से दिसंबर में। इसमें जो डेल्टा होता है, जो पानी की गहराई होती है इनके खेतों में, वो 45 सेंटीमीटर आपको रखनी है। और इरिगेशन आपको देखिए पलेवा के समय, केवल पलेवा सिंचाई के समय आपको करना है। वही देखिए अरहर है, इसका भी बोने का समय जुलाई अगस्त में है, कटाई का समय मार्च अप्रैल में है। डेल्टा आपका 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिंचाई की अरहर की फसल में, हाँ एक बात और आपको बता दें, अरहर की जो फसल होती है इसमें पानी की आपको कम आवश्यकता पड़ती है। ये कम पानी वाली फसल होती है, पानी कम मांगती है, तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। वहीं उड़द, मूंग जो होती हैं इसमें ये भी अगस्त में बोया जाता है, कटाई इसकी नवंबर में होती है बल्कि, जबकि अरहर की मार्च और अप्रैल में। उड़द की दाल अगस्त में बोई जाएगी और इसकी कटाई नवंबर में हो जाती है। 30 सेंटीमीटर इसमें डेल्टा होना चाहिए। अधिक वर्षा हानिकारक होती है। आलू, जिसे आप सब्जियों का राजा कहते हैं, जो है फरवरी में इसके बोने का समय होता है और मई में ये आलू खो दी जाती है। तो आलू खुदाई, कई स्टूडेंट्स गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने देखा भी होगा आलू की खेती होते हुए और आलू की खुदाई। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स, ये जो समय, जो ड्यूरेशन, जो लिस्ट बनाई, ये मानक के अनुसार है, ये निर्धारित है जो है।
कि इतना होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि व्यवहारिक तौर पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार फसलों को पहले बो दें या पहले काट लें, वो बात अलग है, लेकिन जो इनका निर्धारित टाइम है वो जो आपको यहाँ पे बताया गया वही है। 60 to 90 सेंटीमीटर आलू के उसमें जो है डेप्थ ऑफ वाटर होना चाहिए, सिंचाई आवश्यक होती है। अब देखिए यहाँ पे रबी की फसलें हैं, रबी की फसलों पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रबी की फसल में देखिए गेहूँ आ गया आपका। ये गेहूँ जो रबी की फसलें हैं अक्टूबर में बोई जाती है, इनका काटने का समय होता है मार्च और अप्रैल में। जो अभी आई है, अभी भी गेहूँ की कटाई भी हुई है, आपको पता होगा। और डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा 30 to 40 सेंटीमीटर रहता है। वर्षा को ध्यान रखकर 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है। थैंक यू क्लास। आपकी सॉरी, गेहूँ जो है अक्टूबर में आपका बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी जो है कटाई की जाती है। 30 से 40 सेंटीमीटर जो है डेप्थ होती है वाटर की। वर्षा को ध्यान में रखकर देखिए सिंचाई की आवश्यकता कैसे है। वर्षा को ध्यान में रखकर 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है, दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी में। पानी की गहराई 12 सेंटीमीटर आपको रखनी है। जौ अक्टूबर में इसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इसमें भी जो है 30 सेंटीमीटर डेल्टा होता है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसमें। वही देखिए चना, जिसे हम ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, सितंबर अक्टूबर में इसको बोने का समय, काटने का समय मार्च में है। 30 सेंटीमीटर इसमें भी डेल्टा होना चाहिए। और कभी कभी चने की खेती में भी पानी की सिंचाई की आवश्यकता आपको कम पड़ती है। वहीं मटर की बात कर रहे हैं तो पीस अक्टूबर नवंबर में भी ये भी बोया जाता है, मार्च में कटा जाता है। 50 सेंटीमीटर इसमें डेल्टा आवश्यकता होती है, आपको सामान्य सिंचाई की ज़रूरत होती है। पोटैटो आपका अक्टूबर इसमें फिर बोया जा सकता है, फरवरी में भी काटा जा सकता है। 60 से 90 सेंटीमीटर इसमें होता है डेल्टा आपका। 7 से 10 दिन के पश्चात सिंचाई आवश्यक हो जाती है। सरसों, मस्टर्ड अक्टूबर नवंबर में, कटाई इनकी फरवरी से मार्च में होती है। 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर डेल्टा इसमें होना चाहिए, सिंचाई इसमें आवश्यक होती है सरसों की खेती में। टोबैको, तंबाकू, अक्टूबर से फरवरी इसका जो है सोइंग टाइम है, जबकि हार्वेस्टिंग टाइम इसका है फरवरी से मई। 75 सेंटीमीटर इसमें डेल्टा होना चाहिए। कम अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है इसमें, कम अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है। अलसी, लाइन सीड, अक्टूबर में इसका सोइंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम मार्च में है। 40 सेंटीमीटर डेल्टा होता है, सिंचाई आवश्यक होती है। वहीं देखिए कुछ पेरेनियल क्रॉप्स हैं, 12मासी कुछ फसलें हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना। फरवरी मार्च में इसका सोइंग टाइम है, दिसंबर मार्च में इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। 120 सेंटीमीटर इसका डेल्टा होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई आवश्यक तथा वर्षा न होने पर भी। ठीक है, तो आपको समर सीज़न में इसकी सिंचाई ज़रूरी है, और वर्षा ना होने पर भी आपको इसकी इरिगेशन सिंचाई करना है। 8 मंथ क्रॉप में देखिए आपका कॉटन आ गया। मई जून यानी जो टाइम चल रहा है ये इनका सोइंग टाइम है कॉटन का। इसमें कॉटन की बुआई हो जाएगी और नवंबर दिसंबर में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर डेल्टा होता है इसके लिए, और सिंचाई आवश्यक होती है, सिंचाई आवश्यक होती है। और आपके लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फसलों के बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए। एक फसल इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फसलों तथा सिंचाई व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं नीचे आपको दी जा रही हैं। यहाँ पे नहरी या आबी फसलें हैं, वेट क्रॉप्स। वेट क्रॉप्स देखिए क्या होता है और किसे कहते हैं। नहरी या आबी फसलें, जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों, जो ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल सिस्टम पर निर्भर करती हैं, जैसे नहर, नलकूप आदि पर निर्भर करती हैं जो फसलें। मतलब कि आप पूरी तरह से नेचुरली डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको आर्टिफिशियल सोर्सेज का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे नहर, नलकूप, ट्यूबवेल आदि पर जो फसलें निर्भर करती हैं वो आपकी वेट क्रॉप या नहरी या आबी फसलें। आबी उर्दू भाषा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी, तो उन्हें पानी वाली फसलें या नहरी फसलें कह सकते हैं आप। वहीं दूसरा आपका है ड्राई क्रॉप्स। अभी आपने देखा कुछ कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको पानी की ज़्यादा डिमांड होती है, तो उनके लिए आपको पानी हर हाल में अवेलेबल कराना ही पड़ेगा।
अगर उनका फुल ग्रोथ आपको चाहिए तो पूरी तरह से आप बारिश पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए हमें नहर का सहारा और आर्टिफिशियल सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आपकी वो फसलें जो है वेट क्रॉप्स में आ जाएंगी। वेट मतलब गीली, नहरी या पानी वाली फसलें कह सकते हैं आप। दूसरा आपका आता है जो ड्राई क्रॉप्स, दरानी फसलें, जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर है। कुछ ऐसी फसलें हैं जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर है, उन्हें दरानी फसलें कहते हैं। ये बारिश का पानी उनकी ग्रोथ में, उनके फुल डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ड्राई क्रॉप्स में आपकी आ जाएंगी जो है, मतलब उनको बारिश के पानी में और लॉन्ग टर्म तक वो एफ़र्ट कर सकती हैं बिना पानी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक थोड़ा सा जो है वो बारिश के पानी से उनका डेवलपमेंट होता है, तो आप उनको ड्राई क्रॉप्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शैलो रूटेड क्रॉप्स। शैलो रूटेड क्रॉप्स में उनकी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ें जो है बहुत गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए इन्हें शैलो रूटेड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ। गहरी जड़ों वाले डीप रूटेड क्रॉप्स, डीप रूटेड क्रॉप्स में आपकी जो फसल होती हैं उनकी जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं, लाइक कॉटन, सन, अरहर इत्यादि। जो आपकी नेक्स्ट आपकी जो फलीदार फसलें आती हैं इनको आप लेगुमिनस क्रॉप्स भी कह सकते हैं, या फसलें खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, जैसे चना, ज्वार। ये सब जो चना है, ज्वार, ये सब जो है फलीदार फसलें इन्हें कहते हैं, और ये खेत की उपजाऊ शक्ति को जो है बढ़ाती हैं। डबल क्रॉप्स जब एक ही ऋतु में किसी भूमि में दो फसलें उगाई जाती हैं तो इसे दोहरी फसल कहते हैं। तो ये था आपका। और उसके बाद आपके लिए इसमें देखते हैं और क्या मिल सकता है। ये देखिए कोर पीरियड है डियर स्टूडेंट्स। कोर पीरियड क्या होता है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जब आप खेतों में बीज बोते हैं उस समय जो पहली वाटरिंग आप करते हैं उसको पलेवा सिंचाई या पलेवा इरिगेशन कहते हैं। और अब देख लीजिए कोर पीरियड क्या होता है। बीज फूटने के समय बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, जैसे नर्सरी की कंडीशन आप सब मान सकते हैं, जो नर्सरी के पौधे हो जाते हैं, जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर उनकी जो है हाइट हो जाती है पौधों की, ऊंचा हो जाता है, तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान पानी की उनको बहुत ज़रूरत होती है फसलों को। एक तो तब जब हमने बीज बोया खेतों में उस समय पानी की ज़रूरत होती है, और दूसरी दफ़ा जो है ये कोर जब ये नर्सरी का रूप ले लेते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे बन जाते हैं, तो उस समय इनको पानी की आवश्यकता होती है। इसी समय को कोर काल या कोर पीरियड कहते हैं। यदि कोर काल में पौधे को पानी ना मिले अथवा अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट अगर मिल रहा है पानी, तो यह सूख जाएगा। तो ये जो पौधे होंगे, जो आपके फसलें होंगी, वो प्रभावित हो जाएंगी, वो अफेक्टेड हो जाएंगी। और ये जो ड्यूरेशन होता है, जो कोर पीरियड होता है, ये 2 से 4 सप्ताह का होता है। मतलब कि खेतों में आपने बीज बो दिया और 2 से 4 सप्ताह में ये जो है 10 पौधे, छोटे छोटे पौधों का ये रूप ले लेंगे। इस काल में नहर में पानी अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। जो ड्यूरेशन होती है इस दौरान पानी ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमारी फसलों की ग्रोथ में कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट आपका जो आता है कोर वाटरिंग। तो कोर पीरियड तो आपने पढ़ लिया, और उसी कोर पीरियड में जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो वो जो इरिगेशन होता है कोर पीरियड में, जब कोर पीरियड में जो इरिगेशन करते हैं उसी को कोर वाटरिंग कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए, यहाँ पे कोर पीरियड में जब आप जो इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसी को कोर सिंचाई या कोर वाटरिंग कहते हैं। कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है, तो इस कोर पीरियड में जब आपने फर्स्ट टाइम पौधे की सिंचाई की,
तो इसे कोर सिंचाई, कोर इरिगेशन कहते हैं। कोर सिंचाई में पानी की गहराई अन्य समय की सिंचाई की तुलना में सबसे अधिक होती है। इस दौरान पानी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है खेतों को, पौधों को। पलेवा सिंचाई मिलाकर या खेत की दूसरी सिंचाई कही जा सकती है। तो आपको पहले बता चुके हैं, जो पलेवा सिंचाई होती है वो फर्स्ट वाटर होता है जो आप खेतों में अप्लाई करते हो किसी फसल के लिए, और उसके बाद इसको पलेवा सिंचाई को लेकर ये जो कोर वाटरिंग है ये दूसरी सिंचाई होती है, कही जा सकती है। कोर डेप्थ। स्टूडेंट्स फ़ोन आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।